नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। अच्छा, 8वीं इतिहास विषय के 11वां पाठ समता आंदोलन के अध्ययन हेतु हम प्रस्तुत हैं। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था। यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी विरोध होने लगा। स्वतंत्रता की भांति समता के सिद्धांत को भी बहुत महत्व प्राप्त है। इस रूप में किसान, श्रमिक, महिला, दलित आदि वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलनों और समता तत्व को महत्व देने वाले समाजवाद की विचारधारा का योगदान बहुमूल्य रहा। इसका विचार किए बिना हम आधुनिक भारत निर्माण के ताने बाने को समझ नहीं सकेंगे। अतः हम कुछ आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। किसान आंदोलन। भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भोगने पड़ते थे। अंग्रेजी शासन जमींदार साहूकार को संरक्षण प्रदान करता था। वे किसानों पर अत्याचार करते थे। इस अन्याय के विरुद्ध किसानों ने अनेक बार विद्रोह किए। बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके लिए उन्होंने कृषि संगठन की स्थापना की। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण ने नील उगाने वाले किसानों की खस्ता हाल के दर्शन पूरे समाज को करवाए। 1857 ईस्वी में महाराष्ट्र में के किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया। 1918 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की स्थापना की। केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 1936 ईस्वी में प्राध्यापक एनजी रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया। 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में हजारों किसान उपस्थित थे। 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अति वर्षा होने से फसल चौपट हो गई थी। किसानों की बहुत दुर्गति हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों के लगान को माफ करवाने के लिए सानी गुरुजी ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकलवाए, कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाले। 1942 ईस्वी की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे। क्या तुम जानते हो, सानी गुरुजी ने किसानों और श्रमिकों को एकजुट किया। उनका यह प्रयास था कि धुले अमलनेर श्रमिक संगठनों के शक्तिशाली केंद्र बने। वे अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष थे। पंढरपुर का विठल मंदिर दलितों के लिए खोला जाए, इसके लिए उन्होंने पंढरपुर में आमरण अनशन किया। श्रमिक संगठन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां जैसे उद्योग प्रारंभ हुए। श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में उदय नहीं हुआ था, फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के प्रयास किए गए। शशिपद बनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए। लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहकर संबोधित किया जाता है। क्या तुम जानते हो, नारायण मेघाजी लोखंडे मूलतः कान्हेसर गांव के निवासी थे। यह गांव पुणे जिले के सासवड़ के पास है। 1980 ईस्वी में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मिल श्रमिकों का संगठन स्थापित किया। इस श्रमिक संगठन को भारत में संगठित आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। वे महात्मा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज की मुंबई शाखा के अध्यक्ष भी थे। उन्हीं के प्रयासों से 10 जून 1890 ईस्वी से श्रमिकों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा। इसी समय असम में चाय के बागान श्रमिकों की दारुण स्थिति के विरुद्ध आंदोलन किया गया। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर GIP के रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की। बंग भंग आंदोलन की अवधि में स्वदेशी के समर्थन में कर्मचारियों ने समय समय पर हड़तालें की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई थी। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस आवश्यकता का परिणाम यह हुआ कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आइटक की स्थापना की गई। आइटक के कार्यों में नामा जोशी का उल्लेखनीय योगदान रहा। लाला लाजपत राय आइटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था, श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए। श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रसार करके उन्हें के जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया। 1928 ईस्वी में मुंबई के मिल श्रमिकों ने 6 महीने हड़ताल की। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने की। श्रमिक आंदोलन की बढ़ती शक्ति देखकर सरकार व्यग्र हो गई।
इस आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए। श्रमिकों का यह संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता करने वाला सिद्ध हुआ। समाजवादी आंदोलन। राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक युवा कार्यकर्ताओं को अनुभव होने लगा कि सामान्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार का तख्ता पलट देना आवश्यक है। साथ ही उन्हें यह भी बोध होने लगा कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर समाज की पुनर्रचना होनी चाहिए। इस बोध द्वारा समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी युवक नासिक कारावास में बंद थे। वहां उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी दल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि नेता थे। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी युवक अग्रसर थे। भारतीयों को कार्ल मार्क्स और उनके साम्यवाद का परिचय होने लगा था। लोकमान्य तिलक ने 1881 ईस्वी में ही मार्क्स के विषय में लेख लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में साम्यवाद का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा। मानवेंद्र नाथ राय का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय सहभाग था। 1925 ईस्वी में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। श्रमिकों एवं किसानों के लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य समाजवादी युवकों ने किया। सरकार को साम्यवादी आंदोलनों से खतरा अनुभव होने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगलेकर आदि को बंदी बनाया गया। उन पर अंग्रेज शासन का तख्ता पलट देने का, षड्यंत्र रचने का अभियोग रखा गया। उन्हें अलग अलग सजाएं सुनाई गई। यह मुकदमा मेरठ में चलाया गया, अतः इसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं। मेरठ मुकदमे के बाद भी श्रमिकों के आंदोलन पर साम्यवादियों का प्रभाव स्थायी रूप में रहा। महिलाओं के आंदोलन। भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को 2वें स्थान प्राप्त था। कई अनिष्ट प्रथाओं और रीति रिवाजों के कारण उन पर अन्याय होता था, परंतु आधुनिक समय में उनके विरुद्ध जागृति होने लगी। महिलाओं के विषय में होने वाले सुधार आंदोलन के कुछ पुरुष सुधारकों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। कालांतर में महिलाओं का नेतृत्व आगे आने लगा। उनकी स्वतंत्र संस्थाएं और संगठन भी स्थापित होने लगी। पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज और सादा सदन संस्थाएं तथा रमाबाई रानडे द्वारा स्थापित सेवा सदन संस्था उसकी कुछ उदाहरण हैं। भारत महिला परिषद 1904 ईस्वी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 ईस्वी जैसी संस्थाओं की भी स्थापना हुई। परिणामतः यह संस्थात्मक कार्य राष्ट्रीय स्तर तक पर जा पहुंचा। उत्तराधिकार, मतदान का अधिकार जैसे समस्याओं को लेकर इन संगठनों के माध्यम से महिलाएं संघर्ष करने लगी। भारत को वैद्यकीय सेवाएं प्रदान करने वाली प्रथम महिला डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे हैं। उन्होंने स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य विषयक व्याख्यान मालाएं चलाई। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रारंभ की। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का सहभाग बढ़ने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांति कार्य में स्त्रियों का सहभाग महत्वपूर्ण रहा। 1935 ईस्वी के कानून के पश्चात प्रांतीय मंत्रिमंडल में भी स्त्रियों का समावेश हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्थान दिया गया। क्या तुम जानते हो, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर हैं। उनका बेटा 10 दिन का था तब वह चल बसा। यही दुख उन्हें चिकित्सा शिक्षा की ओर ले जाने के लिए कारण बना। उन्होंने मार्च 1886 ईस्वी में एमडी की उपाधि धारण की। भारत लौटते समय आनंदीबाई को क्षय रोग टीबी हुआ। आगे चलकर 16 फरवरी 1887 ईस्वी को पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। दलित आंदोलन। भारत की समाज रचना विषमता पर आधारित थी। समाज में दलितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने जन जागरण किया। महात्मा फुले द्वारा दी गई सीख का अनुसरण करते हुए गोपाल बाबा वलंगर, शिवराम जानबा कांबले ने अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य किया। 1888 ईस्वी में गोपाल बाबा वलंगर ने विटाड़ विध्वंसन अछूत ध्वंसन पुस्तक द्वारा अस्पृश्यता का खंडन किया। शिवराम जानबा कांबले ने 1 जुलाई 1908 ईस्वी को सोमवंशीय मित्र नाम की मासिक पत्रिका प्रारंभ की। मुरलियों, देवदासी और जोगतिनों जोगिन की समस्याओं को वाणी दी। साथ ही देवदासियों की विवाह के लिए आगे बढ़कर प्रयास किए। तमिलनाडु में पेरियार रामस्वामी ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु आंदोलन प्रारंभ किया। महर्षि विठल राम जी शिंदे ने दलितों की उन्नति के लिए 1906 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन नाम की संस्था स्थापित की। दलितों को आत्मसम्मान दिलाना, उन्हें शिक्षित और उद्यमी बनाना आदि उनके समाज का कार्य महत्वपूर्ण हिस्सा था तथा उच्च वर्णियों के मन में दलितों के बारे में जो भ्रामक मान्यताएं हैं उन्हें दूर करना उनके कार्य का दूसरा भाग था। इसके लिए उन्होंने मुंबई में परेल, देवनार में मराठी विद्यालय और उद्योग शाखाएं खोली। पुणे में पार्वती मंदिर में प्रवेश हेतु सत्याग्रह, दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र योजना आदि विषय में दलित वर्ग के हितों को दृष्टि से वे पूरी सक्रियता से हिस्सा लेते थे। राजर्षि शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व को समर्थन दिया।
उन्हीं की अवधि में ब्राह्मणेतर आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। राजर्षि साहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण का क्रांतिकारी घोषणा पत्र जारी किया। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया। उन्होंने जाति भेद उन्मूलन के लिए ठोस कार्य किया। जाति व्यवस्था में रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी, ये 3 प्रतिबंध लगे हुए थे। इस संदर्भ में उन्होंने सभाओं परिषदों का आयोजन कर उसमें दलित लोगों के हाथों से भोजन ग्रहण किया और रोटी बंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी। साहू महाराज की घोषणा थी कि जब तक बेटी बंदी का पालन समाज में किया जाता रहेगा तब तक जाति भेद संपूर्ण नष्ट नहीं होगा। उन्होंने अपनी रियासत में अंतरजातीय विवाह को विधिवत मान्यता प्रदान करने वाला कानून पारित किया। 22 फरवरी 1918 को कोल्हापुर सरकार के गजट में घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और रियासत में प्रचलित प्रजा पवनी पद्धति, बलूतेदार पद्धति नष्ट कर दी गई। सभी को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने और करने की अनुमति प्रदान की गई। साहू महाराज ने व्यवसाय स्वतंत्रता प्रदान कर एक तरह से सामाजिक दासता से लोगों को मुक्ति दिलाई। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने सामाजिक समता को लेकर बहुमूल्य कार्य किया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की समस्या को प्राथमिकता देकर उसे कांग्रेस पार्टी के मंच पर रखा। जब वे येरवडा जेल में बंदी थे तब उन्होंने सनातनी हिंदू पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया और प्रतिपादित किया कि अस्पृश्यता के लिए किसी भी शास्त्र का आधार नहीं है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ को प्रेरणा दी। उनसे प्रेरणा लेकर अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बाप्पा, अप्पा साहेब पटवर्धन आदि कार्यकर्ताओं ने समता स्थापित करने के कार्य में स्वयं को झोंक दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता, समता और बंधुता सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का लक्ष्य था। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था समूल नष्ट नहीं हो जाती तब तक दलितों पर हो रहे अत्याचार अन्याय का अंत नहीं होगा। समता का अधिकार दलितों का अधिकार है। उन्हें आत्मसम्मान पर आधारित आंदोलन अभिप्रेत था। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर उन्होंने जुलाई 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और उन्होंने अपने अनुयायियों को पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो का स्फूर्तिदायक संदेश दिया। बाबा साहेब बोले ने मुंबई प्रांत के विधानसभा में सार्वजनिक पनघट और जलाशय अस्पृश्यों के लिए खुले कर देने का विधेयक पारित करवा लिया था। फिर भी वास्तविकता यह थी कि दलितों के लिए पनघट और जलाशय खुले नहीं थे। परिणाम स्वरूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके अनुयायियों ने महाड़ के 14 तालाब पर सत्याग्रह किया। उन्होंने विषमता का समर्थन करने वाले मनु स्मृति का दहन किया। नासिक के कालाराम मंदिरों में दलितों को प्रवेश मिले, इसलिए 1930 ईस्वी में सत्याग्रह प्रारंभ किया। कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। समाचार पत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन का अभिन्न अंग थे। समाज में जागृति उत्पन्न करने और दुखों को वाणी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता समता आदि समाचार पत्र प्रारंभ किए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। श्रमिकों के हित में जो कानून नहीं थे उन कानूनों का उन्होंने विधानसभा में विरोध किया। दलितों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने 1942 ईस्वी में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। आधुनिक भारत में समता पर आधारित समाज रचना निर्माण करने के कार्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1956 ईस्वी में नागपुर में अपने असंख्य अनुयायियों के साथ मानवता और समता का समर्थन करने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आधुनिक भारत के निर्माण में समता के लिए किए गए संघर्ष को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।